सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ धीरज कुरेन। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 विच इज़ बायोमोलिक्यूल्स। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स का सारे पार्ट्स। तो चलो पढ़ते हैं, और इफ़ यू जिम रैट देन इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। 14.2 प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम। प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं। बायोमोलिक्यूल्स मतलब वो कंपोनेंट जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिससे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, और सबसे छोटा मॉलिक्यूल है और लिविंग सिस्टम। चीफ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर, कौन कौन से सोर्सेज है प्रोटीन की? जैसे कि आपका मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, दाल हो गए, पीनट मतलब आपका मूंगफली, फिश, मीट एक्सेट्रा। दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। ये हमारे यहाँ बॉडी का हर पार्ट में रहता है प्रोटीन, और हम बहुत ही फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे बॉडी का, मतलब यही हमारे स्ट्रक्चर बनाता है, साथ ही फंक्शन कराता है। They are also required for growth and maintenance of body। ये किसके लिए जरूरी होता है? ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए जरूरी होता है। द वर्ड प्रोटीन इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोसिस। प्रोटियोस ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका नाम है प्रोटियोस, जिसका मतलब होता है प्राइमरी और प्राइम इंपॉर्टेंस। प्राइमरी या फिर प्राइम इंपॉर्टेंस, मतलब इसका जरूरी इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा। जितने भी प्रोटीन्स हैं सब किसके पॉलीमर्स हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स के, मतलब अल्फा अमीनो एसिड से बना है। 14.2.1 अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स कंटेन अमीनो NH2 एंड कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप्स। तो आपका जो अमीनो एसिड है उसके अंदर होता है अमीनो और कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपको पता हो, जो किसी भी कार्बन कंपाउंड की चेन मिला के उसको प्रॉपर्टी चेंज कर दे। तो यहाँ पे आपका अमीनो है और कार्बोक्सिल ग्रुप है। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ अमीनो ग्रुप रिस्पेक्ट टू द कार्बोक्सिल amino group can be classified as alpha, beta, gamma। एक सेकंड यार, मान लो ये 2 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पे अगर आपका NH2 क्या बोलते हैं, NH2 और COH ग्रुप लगा है तो इसे हम अल्फा कहेंगे, थोड़ा सा दूर है तो बीटा कहेंगे, फिर गामा, ऐसा डेल्टा, ऐसा होता है अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा। एक सेकेंड, कहाँ गया ये? डिलीट। ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। तो हमारे जो अल्फा अमीनो एसिड्स है वही बस बनता है जब आप प्रोटीन को तोड़ते हैं। एंड में कंटेन कुछ दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं। ऑल अल्फा अमीनो एसिड्स हैव ट्राइवियल नेम्स। जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उनके ट्रिवियल नेम्स होते हैं, मतलब कई नाम होते हैं, 3 नाम होते हैं, विच यूजुअली रिफ्लेक्ट देयर प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड और इट्स सोर्सेस। जो जनरली उसका प्रॉपर्टी बनाता है कंपाउंड का, या फिर उसके सोर्सेस का, वो कहाँ से आया है। ग्लाइसिन इज सो नेम सिंस इट हैज़ स्वीट टेस्ट। ग्लाइसिन का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसका टेस्ट स्वीट था, और इसका ग्रीक में मतलब होता है ग्लाइकोस। ग्रीक में इसका शब्द है ग्लाइकोस, जिसका मतलब होता है स्वीट, मीठा। टायरोसिन वॉज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम चीज़। आपका जो टायरोसिन है वो पहला ऑब्टेन किया गया था कहाँ से? चीज़ से। ग्रीक में इसका मतलब होता है टायरोस, विच मीन्स मतलब होता है चीज़। अमीनो एसिड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए 3 लेटर सिंबल। आपका जो अमीनो एसिड है वो जनरली 3 लेटर सिंबल से बनता है। समटाइम्स 1 लेटर सिंबल इज ऑल्सो यूज्ड। और आपका जो कई बार आप 1 लेटर अल्फाबेट कभी यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। मेन चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है ना। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 अल्फाबेट या फिर 1 अल्फाबेट से। स्ट्रक्चर ऑफ सम commonly occurring amino acids along with 3 letter and 1 letter symbols at टेबल 14.2। तो टेबल 14 पे कुछ अमीनो एसिड्स दिए हैं, टोटल 20 हैं। और भाई जो स्टार है नोट करना, तुम्हारा जे हो गया, नीट हो गया, पूछता है कौन सा इसेंशियल कौन सा नॉन इसेंशियल है। एक सेकेंड, इसका शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं वापस। तब तक हम कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। कितने तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं अमीनो एसिड्स को? अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। हमारे जो अमीनो एसिड है उसे हम 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कार्बोक्सिल ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल। मतलब कितने उस पर अमीनो ग्रुप लगा है और कितना आपका कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है, उस बेसिस पे हम एसिड, बेसिक या फिर न्यूट्रल ग्रुप मानते हैं। इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल। अगर आपका अमीनो एसिड ज़्यादा है कार्बोक्सिल ग्रुप से, दूसरे उसे हम कहते हैं बेसिक।
या फिर कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा है अमीनो ग्रुप से तो उसे हम कहेंगे एसिडिक। कार्बोक्सिलिक एक एसिड है, इसलिए ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगा तो एसिडिक होगा। द अमीनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नॉन एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मतलब वो अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में बनते हैं उसे हम कहते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, मतलब इसका हमें ज़रूरत नहीं रहता बाहर से लेने का। ऑन द अदर हैंड दोज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट आर नोन एज इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और ऐसा वो अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, जिसे हम बाहर से लेना पड़ता है हमारे डाइट के थ्रू, उसे हम कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स। जैसे कि टेबल 14.2 में दिया गया है, ये है इसेंशियल अमीनो एसिड्स। कौन कौन से देखते हैं? हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफन और फिनाइलिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, वैलिन, ल्यूसिन। ये था हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। अमीनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस। अमीनो एसिड्स यूजुअली ना क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में सॉलिड होते हैं। These are water soluble, highly melting solids and behave like salts rather than simple amines or carboxylic acids। तो ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, साथ ही हाईली मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं और एक सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। सिंपल अमाइंस या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ना कि सिंपल अमाइन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बिहेव नहीं करता, सिंपल सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। दिस बिहेवियर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिटिक एंड बेसिक अमीनो ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल। ये बिहेवियर है किस लिए पता है? क्योंकि इसके अंदर दोनों बराबर मात्रा में रहते हैं, एसिडिक या फिर बेसिक। इन एक्वस सोल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लूज अ प्रोटॉन एंड अमीनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। और जब एक्वस सोल्यूशन होता है तो क्या होता है पता है? जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एक क्या बोलते हैं, ये प्रोटॉन चूज कर देता है और अमीनो ग्रुप इसे एक्सेप्ट कर लेता है। इससे क्या बोलता है? बनता है एक डाइपोलर आयन बनता है, जिसे हम कहते हैं ज्यूटर आयन। देखो कहाँ गया? एक प्रोटॉन छोड़ता है तो बोला है प्रोटॉन छोड़ता है, तो ये इस पे आ गया प्लस NH3, सही बोल रहे हैं। और NH2 था, ये प्लस NH3 हो गया, यहाँ का H हट गया और बन गया हमारा ज्यूटर आयन। दिस इज न्यूट्रल बट कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। एक न्यूट्रल है लेकिन इसके अंदर दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। इन ज्यूटर आयनिक फॉर्म अमीनो एसिड्स शो एम्फोटेरिक बिहेवियर एज द रिएक्ट बोथ विद एसिड्स एंड बेसिस। तो ज्यूटर आयनिक फॉर्म में क्या होता है पता है? अमीनो एसिड्स शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, मतलब एसिड के साथ भी मतलब रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है ज्यूटर आयनिक फॉर्म में। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, आपके ग्लाइसिन के अलावा ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव एक टर्म होता है यार, जिस पे एक लाइट को गुजारा जाता है। इसका टॉपिक अब एक लेक्चर है चैनल पे, उसे देख लेना या फिर आप सर्च कर लेना उस। चलो क्योंकि अल्फा जो कार्बन है उसे असिमेट्रिक होता है, इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। दिस एग्जिस्ट बोथ इन डी एंड एन फॉर्म्स। डी मतलब डेक्स्ट्रोरेट यहाँ पे दिया है, डी एंड एल फॉर्म्स, ये दो फॉर्म में रहते हैं, डी एंड एल फॉर्म्स। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एल कन्फिग्रेशन। तो जितने अमीनो एसिड्स जो नेचुरली अकर करते हैं उनके अंदर एल कन्फिग्रेशन होता है। एल अमीनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द NH2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो आपका NH2 ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते पता है? लेफ्ट हैंड साइड पे, और डी मतलब राइट हैंड साइड पे। NH2 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखें तो एल अमीनो एसिड्स एंड राइट हैंड साइड में लिखें तो डी अमीनो एसिड्स। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का। एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से या फिर पेप्टाइड लिंकेज से। केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज इन अमाइड फॉर्म बिटवीन COOH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। केमिकली जो पेप्टाइड लिंकेज है वो COH और NH2 ग्रुप के बीच में होता है। The reaction between two molecules of similar but different amino acids proceeds through the combination of amino group of one molecule with carboxyl group of the other। तो ये जो रिएक्शन है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे है? सिमिलर या फिर डिफरेंट हो सकता है। ये जुड़ता है अमीनो ग्रुप। तो यहाँ पे बोल क्या रहे पता है? ये दो मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़ते हैं?
दो सिमिलर या फिर डिफरेंट अमीनो एसिड्स ग्रुप कैसे जुड़ते हैं, इसमें से एक मॉलिक्यूल का जो अमीनो ग्रुप है वो जुड़ता है, दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ता है। जब ये जुड़ते हैं तो हमारा जो H2 है ना वो निकल जाता है। ये देखो, एक मॉलिक्यूल में से CO जुड़ रहे हैं, दूसरे मॉलिक्यूल से NH2 जुड़ रहे हैं। जब ये जुड़ रहे हैं तो H2 निकल जा रहा है, उसके बाद हमारा पेप्टाइड लिंकेज बन जा रहा है। दिस रिजल्ट्स इन द एंड द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 अमीनो एसिड्स। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट, उसे हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 अमीनो एसिड के ग्रुप से बना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जब आप कार्बोक्सिल ग्रुप ग्लाइसिन का और अमीनो ग्रुप एलेनिन का जब जुड़ता है तो डाइपेप्टाइड बनता है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइसाइल एलेनिन। इफ अ थर्ड अमीनो ग्रुप एसिड कंबाइंस टू अ डाइपेप्टाइड, अगर कोई थर्ड अमीनो एसिड कंबाइन होता है इस डाइपेप्टाइड से, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ट्राइपेप्टाइड। तो उसे हम कहेंगे ट्राइपेप्टाइड। अ ट्राइपेप्टाइड कंटेन्स 3 अमीनो एसिड लिंकेज बाय 2 पेप्टाइडिक लिंकेज। A tripeptide contains 3 amino acids linked by 2 peptide linkage। एक ट्राइपेप्टाइड के अंदर तीन अमीनो एसिड्स होते हैं, कैसे जो जुड़े रहते हैं 2 पेप्टाइड लिंकेज से। सिमिलरली when 4 or 5 6 amino acids are linked, the respective products are known as tripeptide। सिमिलरली अगर 4 या फिर 5 अमीनो एसिड एक दूसरे जुड़ते हैं तो हम कहते हैं टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड और हेक्सापेप्टाइड रिस्पेक्टिवली। When the number of such amino acids is more than 10, अगर आपका जो अमीनो एसिड्स का जो नंबर है वो अगर 10 से ज़्यादा है उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। अ पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज हैविंग मोलिकुलर मास हायर देन 10,000 रेडियो इज कॉल्ड प्रोटीन। तो प्रोटीन किसे कहते हैं पता है? एक पॉलीपेप्टाइड जिसके अंदर 100 अमीनो एसिड से ज़्यादा रेसिड्यूज होते हैं, साथ उसका जो मोलिकुलर मास है वो 10,000 यू से ज़्यादा होना चाहिए, उसे हम कहते हैं क्या? प्रोटीन। हाउएवर द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पॉलीपेप्टाइड एंड अ प्रोटीन इज नॉट वेरी शार्प। तो आप जो डिफरेंस है पॉलीपेप्टाइड और या फिर प्रोटीन का उतना शार्प नहीं है। पॉलीपेप्टाइड्स विथ फ्यू अमीनो एसिड्स आर लाइकली टू बी कॉल्ड प्रोटीन्स। पॉलीपेप्टाइड्स, दूसरा डेफिनेशन आ गया, पॉलीपेप्टाइड जिसके अंदर कम अमीनो एसिड्स होते हैं उसे हम कहते हैं प्रोटीन। इफ दे आर ऑर्डिनरी हैव अ वेल डिफाइंड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन सच एज इंसुलिन व्हिच कंटेन्स 51 अमीनो एसिड्स। अगर वो साधारण है तो उनके अंदर वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन होता है प्रोटीन का, उसे हम कहते हैं इंसुलिन, जिसके अंदर 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलिकुलर शेप। तो प्रोटीन को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं उनके शेप के बेसिस पे। पहला है फाइब्रस प्रोटीन व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन्स पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड। जब पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल रन करता है, ऐसे रन करते हैं पैरेलल, उसे और किससे जुड़ा होता है एक दूसरे से? हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड से। द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, तब एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सच प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। वो ऐसे जो प्रोटीन होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स आर केराटिन। ऐसे कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे कि केराटिन, जैसे कि हमारे हेयर में प्रेजेंट होता है, वूल में या फिर सिल्क में, एंड मायोसिन जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन्स। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। ये गोल वाला प्रोटीन रहता है। पॉलीपेप्टाइड जब चेन में बन जाता है ऐसे गोल उसे हम कहते हैं इस ग्लोबुलर प्रोटीन। दिस आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इंसुलिन एंड एल्बुमिन इसके एग्जांपल हैं। भाई बोर्ड वालों या फिर कोई वालों यार, नीट या जेईई वाले, ये ज़रूरी है, एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम में आया था मेरे, पिछले साल दिलाया था। स्ट्रक्चर एंड द शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल्स। आपका जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन की या फिर शेप है प्रोटीन का, उसे हम 4 डिफरेंट लेवल्स पे देख सकते हैं। पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, 4 स्ट्रक्चर, ईच लेवल बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रीवियस वन। तो हर एक जो लेवल है वो एक दूसरे से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन ये क्या होता है? प्रोटीन में है 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। इनके अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन इन हैज़ अमीनो एसिड्स लिंक्ड विद ईच अदर इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में एक अमीनो एसिड लिंक्ड रहता है जो कि स्पेसिफिक सीक्वेंस से जुड़ा होता है। एंड इन दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स
दैट इज कॉल्ड टू बी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसे हम, और इस स्ट्रक्चर में जो होता है उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। एनी चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स क्रिएट्स अ डिफरेंट प्रोटीन। अगर कोई भी सीक्वेंस अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस पे कुछ गड़बड़ी करता है तो क्या होगा पता है, एक नया प्रोटीन बन जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू द शेप इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन वो शेप है इन जहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट करता है। देर फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। ये दो टाइप के स्ट्रक्चर से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, मतलब होते हैं। पहला अल्फा हेलिक्स, ये है अल्फा हेलिक्स प्रोटीन एंड बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट का एग्जांपल ये रहा यार, बीटा प्लेटेड शीट ऑफ प्रोटीन। देखते हैं ये क्या क्या है। These structures arise due to the regular folding of the backbone of polypeptide chain due to hydrogen bonding between this and these groups of the peptide bond। ये स्ट्रक्चर तब बनता है जब आपको पॉलीपेप्टाइड का जो बैकबोन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से किन किन के बीच में, इसका नाम मैं बोल रहा हूँ यार, कमेंट में बता देना। और NH ग्रुप की वजह से ये ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्स ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अल्फा हेलिक्स वो सबसे कॉमन बेस है। अल्फा हेलिक्स वाला जो स्ट्रक्चर है वो सबसे कॉमन है। पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बट स्ट्रिंग इनटू राइट हैंडेड स्क्रू हेलिक्स। तो ये स्क्रू, ये देखो स्क्रू टाइप का बन जाता है। पॉलीपेप्टाइड चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से बट ट्विस्टिंग इनटू राइट हैंडेड स्क्रू विद NH ग्रुप की वजह से ये स्क्रू की तरह बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड टू रेसिड्यूज ऑफ एन एडजेसेंट टर्न इन द, हर एक टर्न पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना वो CO बॉन्ड से जुड़ जाता है, तब आपका हेलिक्स बन जाता है, देख सकते हो। और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो जितने भी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो सबको देखो कितना बड़ा स्ट्रेच्ड आउट है, खुल गया है ना, गैप है सब में। extension and then light side by side which are held together by intermolecular hydrogen bonds। तो इनके अंदर intermolecular hydrogen bonds होते हैं, मतलब थोड़े दूर वाले। This structure resembles the plated folds of drapery and therefore is known as beta plated sheets। तो ये drapery टाइप का रहता है, पतरी नो आई थिंक एनीथिंग थोड़ा दूर वाला है। drapery क्या है कमेंट में रुको मैं बता देता हूँ। पर्दे की तरह रहता है, बोल रहे हैं, कार्टेन सीधा नहीं बोल सकते, कोई ना भाई। उसके बाद हम देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये किस तरह के प्रोटीन होते हैं। द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। ये आपको जो टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का वो ओवरऑल फोल्डिंग दिखाता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, मतलब पूरा मोड़ जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। फर्दर फोल्डिंग फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, आपका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के ना उससे ज़्यादा मुड़ जाता है। इट गिव्स राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स। ये दो मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स को राइज करता है, जैसे कि फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। द मेन फोर्सेस विच स्टेबलाइज सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जो मेन फोर्स यहाँ पे क्या लगता है पता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही इन दोनों को मुड़वाता है। और डाइसल्फाइड लिंकेज, साथ ही वंडर वॉल्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ स्ट्रक्चर, इतने सारे फोर्स लगते हैं। उसके बाद है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। Quaternary structure of protein, some of the polyproteins are composed of 2 or more polypeptide chains referred to as subunits। तो कुछ polypeptide chains होते हैं, some of the polyproteins are composed of 2 or more polypeptide chains referred to as subunits। तो कुछ प्रोटीन्स है ना वो दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़े होते हैं, जिसे हम कहते हैं सब यूनिट्स। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दिस सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है, एकदम बढ़िया वाले जो अरेंजमेंट है इन सारे सब यूनिट्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट से, उसे हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे तो दिया हुआ है। तो ये रहा हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में, टर्सरी स्ट्रक्चर थोड़ा और मुड़ा हुआ है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर थोड़ा और मुड़ा हुआ है।
ठीक। उसके बाद है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, देखते हैं। प्राइमरी में ये आपका कार्बन हाइड्रोजन आ गया, सेकेंडरी में आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये बॉल नाइट्रोजन दिखा रहे हैं, ये बॉल ऑक्सीजन दिखा रहे हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपका आर ग्रुप ये रहा, क्वाटनरी में ये ऐसे दिखेगा। प्रोटीन Protein found in biological system with a unique three-dimensional structure and biological activity is called native protein. सॉरी, टॉपिक पढ़ना भूल गया। अगला टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद ए यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। तो वो प्रोटीन जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है एक यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी में, उसे कहते हैं नेटिव प्रोटीन। Then a protein in its native form is subjected to a physical change like change in temperature or chemical change like change in pH. तो हमारे नेचर में जो प्रोटीन होते हैं, मतलब जिंदा लोगों के अंदर जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है पता है, वो एक यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होता है और उनके अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी चलता है उसे हम कहते हैं नेटिव प्रोटीन। When a protein is in its native form is subjected to change like the change in temperature, और तो जब इस नेटिव प्रोटीन को अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं या फिर उसका केमिकल चेंज करते हैं, जैसे कि उसका पीएच बढ़ा के या फिर कम करके, तो ये जो प्रोटीन है तो इनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड, जिसकी वजह से आपका जो ग्लोब्यूल्स है, ग्लोब्यूल्स ये वाला जैसे रेशा वाला है ना, ये टूट जाते हैं, अनफोल्ड हो जाते हैं, और हेलिक्स होते हैं ना वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं। एंड प्रोटीन्स लूजर्स इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसका एग्जांपल, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑल डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। जब डीनेचुरेशन होता है तो आपका सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ना प्रोटीन का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कम्प्लीटली, बट आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो सेम वैसे का वैसे रहता है। द कोगुलेशन ऑफ एग वाइट, हाँ हमारा जो अंडा है जब उसे उबालते हैं तो एकदम वाइट जो पोर्शन होता है, उस कॉमन एग्जांपल है किसका, डीनेचुरेशन का। प्रोटीन के उसके अंदर के जो प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो टूट जाते हैं और वो एकदम हार्ड हो जाता है। अनदर एग्जांपल स्कर्लिंग ऑफ मिल्क, जब दूध क्या बोलते हैं, दूध दही में बदल जाता है लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से। बैक्टीरिया में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं, मतलब मिल्क में जो प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से हमारा दूध दही में बन जाता है लैक्टिक एसिड। तो ये था हमारा प्रोटीन यार। आई होप आपको समझ में होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टिल देन बी हैप्पी, जय हिंद।